नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। हम पिछले कई दिनों से आपके साथ नवाचार डिस्कस कर रहे हैं, वो नवाचार जो हमें देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षकों से मिले। उन नवाचारों की हमने केस स्टडीज प्रिपेयर की और उसके साथ विभिन्न राज्यों की हमने नवाचार पुस्तिका जो लगभग इस तरीके से देखते हैं, हमने उन नवाचार पुस्तिकाओं को विमोचन किया। हमने देश भर से प्राप्त नवाचारों को पुस्तकबद्ध करके अलग अलग राज्यों की पुस्तकें बनाई एवं उन हमारे सभी शिक्षकों को जिनके नवाचार हमने नवाचार पुस्तिका में शामिल किए, उन सभी शिक्षकों को राज्य एवं केंद्र स्तर पर सम्मानित किया गया। नेशनल लेवल पर उन्हें पुरस्कृत किया गया। इन्हीं नवाचारों की कड़ी में हम आपसे इस लाइव वेबिनार पे जो 11 बजे से होता है हिंदी में और 2 बजे से होता है इंग्लिश में, हम आपसे डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज पे, डिफरेंट नवाचारों पे डिस्कस करते हैं जो आप जैसे शिक्षक, आप जैसे एडुकेटर्स, आप जैसे टीचर्स के दिए हुए हैं। तो अभी इस सीरीज में जो हम अभी आपसे इनोवेटिव आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, वो इनोवेटिव आइडियाज दिए गए हैं अंडमान एंड निकोबार के टीचर्स के द्वारा। तो अंडमान एंड निकोबार के टीचर्स के दिए हुए नवाचारों में से आज जिस केस स्टडी पे हम डिस्कस कर रहे होंगे, उस केस स्टडी का नाम है मानवीय मूल्य। क्या है वो केस स्टडी, हम उसके बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे एक पेज पे लिखते चलिए। और जो भी आपके डाउट या आपके क्वेश्चन है या कोई अनुभव है आपके जो आप साझा करना चाहते हैं, कोई घटना है, कोई वृतांत है जो आप मेरे को या मुझे सुनाना चाहते हैं और मेरे माध्यम से आप देश भर के शिक्षकों से जुड़ना चाहते हैं, उन तक अपने अनुभव, अपने वृतांत सुनाना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, या कोई प्रश्न है आपके, कोई शंकाएं हैं इस प्रोग्राम से संबंधित या जो केस स्टडी या नवाचार मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उससे संबंधित, तो आप से अनुरोध है मेरा कि आप वेबिनार के अंत पे जब मैं आपको समय दूंगा तो आप हमसे सीधे तौर पर प्रश्न कर सकते हैं या अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। अगर आप जूम में के माध्यम से हमारे बीच जुड़े हुए हैं तो आप जूम पे सीधे बोल करके भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक लाइव पे हमें देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं और हमें हार्दिक खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने में या फिर आपके अनुभव को सुनने में। तो आइए बढ़ते हैं हमारे केस स्टडी की तरफ, जिसका आज डिस्कशन हम आपसे करेंगे जो अंडमान एंड निकोबार के शिक्षकों द्वारा हमें प्राप्त हुए। मैं शिक्षकों के नाम बता देता हूँ। हमारे जो शिक्षक हैं जिनके इनोवेटिव आइडियाज पे आज हम आपसे डिस्कस कर रहे होंगे, वो शिक्षक हैं शिप्रा हल्दर मैम फ्रॉम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल निकोबार, सीवे निकोबार से। इसके अलावा रुचि प्रसाद मैम जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शुभ संग्राम नॉर्थ अंडमान से हैं। इसके अलावा जी कुर्मा राव सर हैं जो कि गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल साउथ अंडमान से हैं। इसके अतिरिक्त के सुमा मैम है जो कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डॉलीगंज साउथ अंडमान से हैं। इसके अतिरिक्त सुचित्रा बैरागी मैम है जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरारगंज साउथ अंडमान से। तो इन शिक्षकों द्वारा दिए गए 4 इनोवेटिव आइडियाज आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि मानवीय मूल्यों पे हम परिचर्चा कर रहे होंगे। सो क्या है मानवीय मूल्य, क्या है नैतिक मूल्य, क्या है सामाजिक मूल्य, इनके बारे में मैं परिचर्चा अपने पुराने वीडियोस पे ऑलरेडी कर चुका हूँ। मॉरल वैल्यूज का और ह्यूमन वैल्यूज का एक वीडियो हमारा है जिसमें हमने नवाचारों के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप फेसबुक लाइव पे जाकर के, जब आप फेसबुक पे जाएंगे ZIII श्री अरविंदो सोसाइटी पेज पे, तो वहां पे आप मेरे वीडियोस पे इसका डिस्कशन सुन सकते हैं कि मानवीय मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है और नैतिक मूल्य क्या है और इन तीनों में अंतर क्या है। इसके अतिरिक्त कीमत और मूल्य में क्या अंतर है उसके बारे में भी मैंने आप डिस्कशन किया है। आप उस वीडियो में चाहें तो सुन सकते हैं। इस पे अभी क्योंकि नवाचार 4 डिस्कस करने मुझे आपसे तो शायद कम समय पड़ जाएगा। उसके अतिरिक्त भी अगर प्रश्न होंगे तो मैं
निश्चित तौर पे बहुत खुश होऊंगा और गर्वान्वित महसूस करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका होगी तो निसंकोच मेरा अनुरोध है आपसे कि आप मुझसे प्रश्न कीजिएगा। तो हम सब जानते हैं कि मूल्यों का हमारे जीवन में, अगर हम नैतिक और सामाजिक और मानवीय मूल्यों की बात करें तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि यही वो मूल्य हैं। अगर हमारे अंदर मूल्य नहीं है तो निश्चित तौर पे हमारा विकास नहीं होगा। हमारा विकास करने के लिए, हमारे विकास में सहायक होने के लिए, हमें निरंतर प्रगति करने के लिए, हमारा विकास करने के लिए मूल्यों की आवश्यकता है। बिना मूल्य के एक मनुष्य और एक जानवर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। हमारे मूल्य ही हैं, चाहे वो नैतिक हो या सामाजिक हो या मानवीय हो, जो हमें मानव बनाती हैं, जो हमें जानवरों से भिन्न करती हैं, हमें अलग करती हैं। और हमें एक, जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें एक सामाजिक प्राणी बनाने में सहायता करते हैं। ये हमारे मूल्य ही हैं जो हमें सहायता करते हैं कि हम किस प्रकार अपना भविष्य बनाएं, किस प्रकार हम प्रगति पथ पर अग्रसर हों, किस प्रकार हमारे आचार विचार एवं व्यवहार हों, और किस प्रकार हम समाज के प्रति अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कर सकें। तो हम सब जानते हैं कि जो मूल्य होते हैं वो हमारे संरचना से मेरा मतलब है कि हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा चरित्र है, उसको निर्माण करने में हमारी सहायता करते हैं। मूल्यों से ही हम ईमानदारी, सच्चाई, दया, मदद, प्रेम, सम्मान, आदर, समादर, संभाव जैसे भाव सीखते हैं। हम लोगों की मदद करने जैसे ये सारे भाव जो मैंने कहे, ये सब मानवीय मूल्यों से ही तो आते हैं। और एक बात मैं और यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि जो मानवीय मूल्य हैं वो देश काल परिस्थिति अनुसार बनते या बढ़ते या और कम होते रहते हैं। मानवीय मूल्य होते तो हम सब में जन्म से ही हैं, लेकिन ये परिस्थिति अनुसार और जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल के अनुसार कम या ज्यादा होते रहते हैं। जब ये जन्म से ही हमारे अंदर है, और जब मैंने कहा कि ये परिस्थिति अनुसार, आसपास के माहौल के अनुसार कम या ज्यादा होते रहते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा माहौल का निर्माण करें, ऐसा माहौल बनाएं, ऐसे माहौल का सृजन करें कि इन मानवीय मूल्यों में लगातार वृद्धि ही हो। और अगर इन मानवीय मूल्यों में लगातार वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पे बच्चे के अंदर ये विकास होंगे। बच्चे के अंदर दया, प्रेम, करुणा, आदर, समादर, संभाव, मदद की भावना, सच्चाई, दया, ईमानदारी जैसे ये सारे भाव जागृत हो। और इसी कारण से टीचर ने कहा कि सर, हमारे इनोवेटिव टीचर्स हैं जिन्होंने आइडियाज दिए, उन्होंने कहा सर मानवीय मूल्यों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और इसी कारण से हमने सोचा क्यों ना बच्चों के अंदर, अगर बचपन से ही इसी उम्र से मानवीय मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की, सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी, उन्हें ये बताया जाएगा किस प्रकार हमें एक दूसरे से मिलकर रहना है, किस प्रकार इंसान अगर एक सामाजिक प्राणी है तो कौन कौन से भाव उसके अंदर होने चाहिए, किस प्रकार से अगर हमें समाज में रहना है तो हमें आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के लिए मदद की भावना और समानुभूति के साथ रहना चाहिए। ये बचपन से ही बच्चों के अंदर जागृत करना, उन्हें सिखाना, उन्हें बताना परम आवश्यक है। और इसी के कारण हमारे इनोवेटिव टीचर ने जो इनोवेटिव आइडियाज दिए, उसमें जो पहला आइडिया मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है स्टूडेंट बटालियन या विद्यार्थियों की बटालियन। ये जो इनोवेटिव आइडिया है ये प्रेरित है हमारी भारतीय सेना से। तो हमारी भारतीय सेना से प्रेरित होकर के हमारे शिक्षक ने इस इनोवेटिव आइडिया को, इस नवाचार को बनाया जिससे बच्चे प्रोत्साहित हो सकें दूसरों की मदद करने के लिए। और जब बच्चे सम्मानित होते हैं, जिस प्रकार से सेना में आपके पराक्रम के लिए, आपके बेहतर कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जाता है, हर किसी फौजी को ये बताया जाता है कि सबसे पहले अपने साथी की मदद करनी है, उसका भी ध्यान आपको रखना है। जब बच्चों के अंदर ये भावना जागृत होती है, जब उन्हें
उनके बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर ये भाव जागृत होता है कि हमें दूसरों से मिलजुल के रहना है और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना है या सदैव तत्पर रहना है। तो इसी थॉट के साथ भारतीय सेना से प्रभावित होकर या प्रेरित होकर हमारे इनोवेटिव टीचर ने, हमारे शिक्षकों ने ये इनोवेटिव आइडिया दिया कि किस तरीके से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो दूसरों की मदद करें, और साथ ही साथ उन्हें उनके बेहतर कार्य के लिए जिस प्रकार सेना में मेडल दिया जाता है, उन्हें बैजेस दिए जाते हैं, उसी प्रकार क्यों ना यहाँ पे भी बच्चों को बैज दिए जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए, उन्हें बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक ने बच्चों के साथ ये इनोवेटिव आइडिया को क्रियान्वयन करने से पहले या इसे लागू करने से पहले बच्चों के साथ वो डिस्कस करता है, उनके साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उस मीटिंग में चर्चा परिचर्चा होती है जहां शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि मदद की भावना क्यों करनी चाहिए या क्यों होनी चाहिए, क्या अंतर है सहानुभूति और समानुभूति में, और क्यों हमें सहानुभूति नहीं हमें समानुभूति रखना चाहिए, क्योंकि समानुभूति का मतलब ही होता है समधन अनुभूति, और सहानुभूति तो सिर्फ शब्दों का खेल है जो हम शब्दों से आए हुए हमारे भावों को प्रकट कर देता है। लेकिन समानुभूति का मतलब है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो आपको समानुभूति का मतलब मिलेगा पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज, मतलब अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पे महसूस करके देखना। जब हम स्वयं को सामने वाले की जगह महसूस करके देखेंगे, जब हम अपने आप को उसकी जगह रखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि किस कष्टों से वो गो थ्रू कर रहा होगा, वो किस चुनौतियों, किस परेशानी का सामना कर रहा होगा। और जब हम अपने आप को सामने वाले व्यक्ति की जगह पे रखते हैं तो हम निश्चित तौर पर उस भाव के साथ उसकी मदद कर सकते हैं, उस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं जिस मदद की उसे सच में आवश्यकता है। इसीलिए शिक्षक बच्चों को समानुभूति और सहानुभूति के अंतर को समझाते हैं और बताते हैं कि हमें सहानुभूति नहीं अपितु समानुभूति रखनी चाहिए, और समानुभूति के साथ हमें बच्चों के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ, अपने साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में उस भाव के साथ पेश आना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षक बच्चों के अलग अलग बटालियन बना देते हैं, जो भी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है उसके अनुरूप अलग अलग बटालियन का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे स्वच्छता बटालियन, स्वच्छता बटालियन के अतिरिक्त जो मध्याह्न भोज बटालियन है उसका भी निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो सुबह की सभा होती है तो सुबह सभा बटालियन कर सकते हैं हम, या मॉर्निंग असेंबली बटालियन का नाम दिया जा सकता है इसको। इसके अलावा स्पोर्ट बटालियन हो सकती है या खेलकूद बटालियन। इसके अतिरिक्त कला एवं संस्कृति बटालियन। जैसे इन सारे बटालियन के नाम से ही मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर है कि ये सारे बटालियन का क्या काम होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि स्वच्छता बटालियन का क्या कार्य होगा, तो निश्चित तौर पर आप मुझसे यही कहेंगे कि सर स्वच्छता बटालियन का कार्य होगा कि वो आसपास जो विद्यालय प्रांगण है और आसपास की जो सराउंडिंग है वहां साफ सफाई का ध्यान रखे, बच्चों के साफ सफाई का ध्यान रखे, क्लास के अंदर की साफ सफाई का ध्यान रखे। बेशक क्लीननेस बटालियन का यही काम है। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, शिक्षक क्या करते हैं कि इन बटालियन, अगर हम सब बटालियन में शामिल होंगे या कभी आपने एनसीसी या स्काउट गाइड वगैरह कुछ लिया होगा तो हम सब जानते हैं कि प्रभात फेरी होती थी या रैली होती थी या कैंपेन या ड्राइव जिसे बोलते हैं, उन रैलियों में हम विभिन्न संदेशों को लेकर के जाते थे और उन संदेशों को चार्ट, बोर्ड आदि के माध्यम से, बैनर आदि के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए हम रैली करते थे और लोगों को बतलाते थे। यही काम इन रैलियों का भी होता है। क्लीननेस जो हमारा क्लीनलीनेस बटालियन है, जो स्वच्छता बटालियन है, वो विद्यालय की साफ सफाई पे ध्यान तो रखती है, साथ ही साथ वो क्या काम करती है आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपसे कहूँ मध्याह्न भोज बटालियन या मिड डे मील बटालियन, तो मध्याह्न भोज के दौरान बच्चे अक्सर देखा गया है कि भागते हुए आते हैं और जगहों के लिए बैठने के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, खाना बहुत बर्बाद करते हैं।
जब हाथ धोते हैं तो पानी का बहुत बर्बादी होती है, ध्यान नहीं देता है। इसके अतिरिक्त खाते समय बहुत बातें करना, चिल्लाना, जगह के लिए जैसे मैंने कहा लड़ाइयाँ लड़ना, तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करते हैं जो शायद उचित नहीं है, या इन्हें एक बेहतर तरीका दिया जा सकता है एक अच्छी जीवन शैली के लिए। तो मिड डे मील बटालियन का काम या मध्याह्न भोज बटालियन का काम ये होता है कि वो सुनिश्चित करें कि बच्चे लाइन से आए, सारे बच्चे भोजन ग्रहण करने से पहले अपने हाथ धोएं, लाइन के अनुसार ही बैठें, भोजन करने से पहले भोजन मंत्र आदि का उच्चारण करें या कोई पोयम वगैरह बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाइन से उठे जब हाथ धोएं तो हाथ तरीके से धोएं और पानी वेस्ट ना करें, उस पानी का पौधों आदि में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अतिरिक्त खाने की बर्बादी ना करें, खाने को ना फेंके। अगर बचपन से ही बच्चों के अंदर ये आदत डाल दी जाए कि हमें खाना बेकार नहीं करना है, खाना नहीं फेंकना है, तो यकीन मानिए जीवन पर्यंत ये हैबिट या ये आदत बच्चों में बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं कहूँ मॉर्निंग असेंबली या जो सुबह की जो असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली बटालियन, उसका क्या काम होगा? मॉर्निंग असेंबली बटालियन का ये काम है कि बच्चे शांति से, जैसे अक्सर देखा गया है कि बच्चे जब क्लासेस से असेंबली के लिए आते हैं तो बातें करते हुए आते हैं, बिना लाइन के आते हैं। उसके बाद कई बार साफ कपड़े पहन के नहीं आते हैं, शूज गंदे रहते हैं या नाखून आदि नहीं कटे होते हैं, बाल प्रॉपर कट नहीं है। तो टीचर बच्चों के लिए कैसे बटालियन बनाते हैं जिसको मॉर्निंग असेंबली बटालियन बोलते हैं या प्रभात सभा बटालियन हम बोलते हैं। उसकी जिम्मेदारी है, उसका काम ये है कि वो सुनिश्चित करे कि बच्चे लाइन से आए, लाइन से वापस जाए प्रेयर के बाद। प्रेयर के दौरान ही नहीं, मॉर्निंग असेंबली के दौरान ही बच्चे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि साथी बच्चे जो है नहा के आए, उनके नाखून वगैरह प्रॉपर कटे हो, उनके बाल प्रॉपर कटे हो, कपड़े गंदे ना हो। तो ये सारे जो देख रेख है वो मॉर्निंग असेंबली बटालियन का ही होता है। इसके अतिरिक्त अगर आप विद्यालय में मॉर्निंग कोर्स जो होते हैं वो करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज के प्रश्न या सुविचार, न्यूज इत्यादि भी मॉर्निंग असेंबली बटालियन जो होती है उन पे काम सौंपे जा सकते हैं। और मॉर्निंग या दिन की शुरुआत, स्कूल की शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भी और कई सारी बटालियन हो सकती है, जैसे मैंने कहा स्पोर्ट बटालियन, नाम से समझ में आता है कि स्पोर्ट बटालियन विद्यालय में खेल कूद आदि से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको बेहतर तरीके से करने में सहायक होगी। इसके अलावा कला एवं संस्कृति बटालियन का जो काम है वो ये है कि कला एवं संस्कृति से संबंधित जो गतिविधियां हो रही हैं विद्यालय में, फॉर एग्जांपल हर महीने के शनिवार को, आखिरी शनिवार को ऐसे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं और सारे बच्चों को इसमें शामिल किया जाए, और जिससे बच्चों की कला एवं संस्कृति का भी लगातार विकास होता रहे। शिक्षक बच्चों को पहले ही बताते हैं कि इस तरीके से आप की रेटिंग होगी, क्या क्या पैरामीटर होंगे जिनके अनुसार आपकी रेटिंग होगी। अगर आपकी टीम बेहतर प्रदर्शन करती है या जो भी बटालियन, जो भी विभाग, जिस भी बटालियन का काम पूरे महीने भर में सबसे अच्छा होगा, उस बटालियन को स्टार से या बैज से सम्मानित किया जाएगा। अब शिक्षक बच्चों की मदद से स्टार बनाते हैं कार्डबोर्ड आदि के माध्यम से, और ऐसे बच्चों के सीने पे या फिर आप चाहें तो कंधे पे का वो स्टार या वो बैज लगाए जाते हैं जिस टीम का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इनोवेटिव आइडिया आपको पसंद आया होगा। दूसरा, अगर जैसे हमारे ऐसे विद्यालय है जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, तो यकीन मानिए ये नवाचार बहुत प्रभावी ढंग से सहायक हो सकता है, क्योंकि आपके बहुत सारे काम, जैसे शिक्षकों को मिड डे मील के दौरान बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, प्रेयर के दौरान लाइन लगवाना या विद्यालय का रख रखाव बेहतर करना, सुनिश्चित करना कि विद्यालय साफ सुथरा इत्यादि, इसमें सारे ये बच्चे सहायता कर सकते हैं या आपके सहायक हो सकते हैं। और साथ ही साथ इन बच्चों में भी जिम्मेदारी का भाव आता है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा था आपसे कि क्लीनलीनेस बटालियन का क्या काम होता है, मैं साथ ही में आपसे
और जो बटालियन है समाज को कैसे जागरूक करते हैं, समुदाय को कैसे जागरूक करते हैं, इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस करता है। उदाहरण के तौर पे शिक्षक ने आज बताया कि विद्यालय में आज क्लास में शिक्षक ने बच्चों से बताया कि ऐसे मच्छर से काटने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकते हैं। अब आज जब शिक्षक ने बच्चों को बताया कि मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती है, फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया इत्यादि, अब बच्चों को ये भी बताया कि ये जो मच्छर है उसके काटने से होती है, फीमेल इनोफिलिस के काटने से ये बीमारियां होती हैं, और किस तरीके से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। मच्छर जो है पानी में पनपते हैं, तो सुनिश्चित किया जाए कि पानी खासतौर पे गंदे पानी का कहीं पे भी जमावड़ा ना हो, या अगर कहीं पे ऐसे स्थान है जहाँ पे गंदा पानी एकत्रित है तो उसमें केरोसिन ऑयल या जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं या फिनाइल इत्यादि का छिड़काव किया जाए, जिससे ये मच्छर के लार्वा यहाँ पे पैदा ना हो सके। अब ये जो काम है कि आसपास के माहौल में, विद्यालय में साफ सफाई बनी रहे, मच्छर ना पनपे, ऐसे कोई स्थान है कि ऐसे कोई गड्ढे हैं या कोई टायर वगैरह है या मटके वगैरह है जो टूटे हुए हैं जिनका इस्तेमाल नहीं है, उनमें बारिश के दौरान पानी भरा हुआ है, तो ऐसे मटकों को, ऐसे सारी जगहों को खाली किया जाए, इन टायर्स को उल्टा करके रखा जाए, मटकों को अगर फूटे हुए हैं उनका इस्तेमाल नहीं है तो उन्हें फोड़ करके उन्हें मिट्टी का सेप या उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाए इत्यादि। ये सारी गतिविधियां बच्चों को सिखाई जाती है। साथ ही साथ एक दिन को चुनाव किया जाता है और उस दिन ऐसे कैंपेन, ऐसे ड्राइव, ऐसी रैली निकाली जाती है जहां बच्चे स्वयं से बोर्ड, चार्ट या बैनर आदि बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं, और फिर गांव में या समुदाय में या समाज में रैली निकाली जाती है जिससे लोगों को भी जागरूक किया जाए या किया जा सके कि मच्छर को पनपने नहीं देना है, और किस तरीके से मच्छर को पनपने से हम रोक सकते हैं, और किस तरीके से इन सारी चीजों को रोकने से आप आसानी से मलेरिया, डेंगू या फाइलेरिया आदि बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो ये था इनोवेटिव आइडिया जो मुझे आपसे डिस्कस करना था स्टूडेंट बटालियन के नाम से या विद्यार्थी बटालियन के नाम से। इससे किन किन क्षेत्रों में व्यक्ति का या बच्चे का विकास हुआ। सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो बच्चों के अंदर जिम्मेदारी का भाव जागृत होता है। दूसरा, जब बच्चे जानते हैं कि उनकी गतिविधि से उन्हें ही प्रोत्साहित और सम्मान प्राप्त होगा, प्रोत्साहन और सम्मान प्राप्त होगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, तो बच्चे प्रयास करते हैं कि वो बेहतर करें। इसके अतिरिक्त आपस में मदद की भावना जागृत होती है बच्चों के अंदर। बच्चों का सर्वांगीण विकास बहुत आसानी से होता है, और एक बेहतर समाज की परिकल्पना जो हम करते हैं उसके लिए भविष्य यहीं से ही तैयार हो रहा होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है। अगर नींव अच्छी रखी जाएगी, नींव रखते समय ध्यान दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर भवन का निर्माण सशक्त और मजबूत होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है स्टार ऑफ द क्लास या कक्षा का सितारा। क्या है स्टार ऑफ द क्लास इनोवेटिव आइडिया? आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ये मैं कई बार इस सेशन में रिपीट कर चुका हूँ कि सम्मान हम सबको पसंद होता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे प्रोत्साहन या सम्मान पसंद ना हो। हम सबको लगता है कि हमें सम्मान मिले, और खासतौर पर बच्चों को भी अगर रिकॉग्नाइज किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें उसके बेहतर कार्य के लिए अगर आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रेरित होते हैं कि और बेहतर करें। और अगर प्रोत्साहन एक जरिया, एक टूल, एक माध्यम हो सकता है बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करने का, तो निश्चित तौर पर हमें इस माध्यम, इस जरिया, इस टूल का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे बच्चे प्रेरित हों और बेहतर करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे। और इसी थॉट प्रोसेस के कारण टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया, एक नवाचार दिया जिसका नाम उन्होंने रखा स्टार ऑफ द क्लास या फिर कक्षा का सितारा। कक्षा का सितारा के तहत शिक्षक बच्चों के साथ एक मीटिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिसमें हर महीने आपके किए गए बेहतर कार्य आपको मदद कर सकते हैं विद्यालय का या फिर कक्षा का सितारा बनने में।
उसके लिए आपको करना क्या है, शिक्षक डिफरेंट पैरामीटर बनाते हैं कि अगर आप समय पे अपना होमवर्क करते हैं, आप प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, आप साफ सफाई से रहते हैं, साथ ही साथ आपका जो पढ़ने और सीखने की जो क्षमता है अगर लगातार उसमें विकास होता है तो आपको कक्षा का सितारा घोषित किया जाएगा। और ऐसे बच्चों को पूरे 1 महीने के लिए एक स्टार, एक बैज मिलेगा जो उसको उनको अपने शर्ट में लगा के रखना है, और सब जानेंगे कि उस महीने के विद्यालय का या कक्षा का सितारा आप ही। अब शिक्षक विभिन्न पैरामीटर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट अगर लेना है टीचर को, तो टेस्ट के बारे में बच्चों को पहले से ही बता दिया जाता है कि कौन सा टेस्ट होगा, किस टॉपिक पे टेस्ट होना है, जिससे बच्चे पहले से ही अपनी तैयारी करके आ सके। अब जब टीचर ने टेस्ट लिया, साथ ही साथ जब टेस्ट लेने के बाद जब उन्होंने डिफरेंट पैरामीटर, जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चा प्रतिदिन विद्यालय आ रहा है, साफ सफाई से आ रहे हैं, सीखने और उनकी जो पढ़ने की क्षमता है उसमें विकास हो रहा है, ऐसे बच्चों में से शिक्षक पैरामीटर में चेक करके और जो सर्वश्रेष्ठ बच्चा है जिसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है उसको क्लास ऑफ द मंथ या फिर कक्षा का सितारा नामक सम्मान से उसे नवाजा जाता है। और एक स्टार जो कि बच्चे स्वयं ही कार्डबोर्ड आदि के माध्यम से बना सकते हैं, उस कार्ड से बच्चों को सम्मानित किया जाता है जिसमें स्टार ऑफ द क्लास लिखा होता है, और वो स्टार के शेप में अगर हम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब अगर आपके कक्षा में ज्यादा विद्यार्थी हैं तो आप सिंगल स्टार के बजाय मल्टीपल स्टार्स ऑफ द मंथ या फिर कक्षा के सितारे नामक सम्मान से ही बच्चों को नवाज सकते हैं। और इसमें के तहत आप 2, 4, 5 जितने भी बच्चे आप चाहते हैं कि उन्हें आप स्टार ऑफ द क्लास या फिर कक्षा का सितारा नामक सम्मान से सम्मानित करना चाहते हैं तो आप उन्हें ये सम्मान भी दे सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन आता है, बच्चे स्वयं प्रयास करते हैं कि वो लगातार कुछ बेहतर कर सके, और जब स्वयं से ही हमारे अंदर एक भाव आए कि हमें कुछ बेहतर करना है तो निश्चित तौर पर हम बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो हम लगातार कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं, हम चाहते हैं कि हम कुछ बेहतर करें, और हम कुछ जब प्रयास करते हैं कि हम बेहतर करें तो निश्चित तौर पर हम बेहतर कर रहे होते हैं। इससे बच्चों के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन का भाव जागृत होता है इस नवाचार के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त स्वयं से सीखने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। हम एक विद्यार्थी के तौर पर लगातार प्रोत्साहन जब हमें प्राप्त होता है तो हम और बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। और जब बच्चे स्वयं से कुछ बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं कि मुझे कुछ बेहतर करना है, तो यकीन मानिए उनका विकास निश्चित तौर पे होगा और आगे चल करके भी वो इसी भाव से कार्य कर रहे होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इनोवेटिव आइडियाज आपको पसंद आए होंगे। इसके अतिरिक्त जो तीसरा इनोवेटिव आइडिया है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, अगले 2 इनोवेटिव आइडिया मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, वो हम बात कर रहे समावेशी शिक्षा पर। समावेशी शिक्षा क्या है, आइए थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं, और क्यों समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना या समावेशी शिक्षा के लिए बेहतर माहौल का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था, एक ऐसे शिक्षण प्रणाली, एक ऐसे माहौल का निर्माण करना जहां पे वो सारे बच्चे जिनके सीखने की क्षमता भिन्न हो या जो शारीरिक रूप से भिन्न हो, वो एक ही छत के नीचे एक ही माहौल में शिक्षा ग्रहण कर सके। इससे के क्या फायदे हैं, क्यों समावेशी शिक्षा पे या इंक्लूसिव एजुकेशन पे इतना जोर दिया जाता है, उसके पीछे कारण है, और एक नहीं कई कारण है। वो कारण क्या है, आइए थोड़ा सा आपसे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैं क्वेश्चन एक एग्जांपल से आपसे डिस्कस करता हूं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका मैथ्स का एग्जाम था
और मैथ्स एग्जाम 100 अंक का था। 100 अंक के एग्जाम में बच्चे ने 100 के 100 अंक का एग्जाम हो या पेपर अटेम्प्ट किया, 100 के 100 अंक के प्रश्नों का आंसर दिया। तो अब 100 अंक के पेपर में अगर बच्चे ने 100 में से 100 अंक का पेपर किया है, 100 में से 100 अंकों के प्रश्नों का उत्तर दिया, तो आप मुझे बताएंगे कि बच्चे के 100 अंक के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं? आप चाहें तो फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप जूम पे देख रहे हैं तो जूम पे भी चैट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं। ओके, तो किसी ने कहा कि सर 100 का पेपर है तो स्वाभाविक सी बात है मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो, अगर बच्चे ने 100 में 100 का अटेम्प्ट किया है तो मैक्सिमम मार्क्स उसके 100 में 100 आएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर 100 का पेपर था, 100 में 100 का अटेम्प्ट किया, तो जो हमारे मैक्सिमम अंक हैं वो 100 ही हो सकते हैं या 100 अंक आएंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा था, उसने 100 के पेपर में 100 अंकों का पेपर है और उसने 80 अंक का ही अटेम्प्ट किया। कितने अंक का? ध्यान रखिएगा, 100 के पेपर में पिछले बच्चे ने 100 में 100 का अटेम्प्ट किया था, इस बच्चे ने 100 में 80 का अटेम्प्ट किया। तो जब 80 का ही अटेम्प्ट किया है तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे या कितने आ सकते हैं? आप कहेंगे सर मैक्सिमम मार्क्स जब 80 का किया है तो 100 में तो मैक्सिमम मार्क्स 80 ही आ सकते हैं, 80 से ज्यादा मार्क्स तो नहीं आ सकते। बिल्कुल सही बात। अगर आप 80 का अटेम्प्ट करोगे तो 80 ही आएंगे। यही स्थिति हमारे देश के साथ भी है। किसी भी देश के पास उसके दो ही पावर या दो ही रिसोर्स या दो ही संसाधन होते हैं। एक है उसका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है उसका मानव संसाधन। किसी भी देश के पास आप सोच लीजिए मुख्य रूप से दो ही संसाधन है, या तो उसके प्राकृतिक संसाधन होंगे या तो उसके मानव संसाधन होंगे। प्राकृतिक संशोधन आप समझ जानते हैं कि लगातार उनका दोहन हो रहा है, लगातार हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों पे, और बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो आगे आने वाले समय पर समाप्त हो जाएंगे। पहला। दूसरा, इन प्राकृतिक संसाधनों पे हमारा जोर नहीं है। ये जितना हमें प्रकृति द्वारा मिले दिए गए, इसलिए तो हम इन्हें प्राकृतिक संशोधन बोलते हैं, कि जितना हमें प्रकृति द्वारा मिले हुए हैं, किसी भी एक देश के पास उसकी भूमि के अंतर्गत या उसके उस एरिया में जो उसकी बाउंड्री है जो उसे एक देश बनाती है, उस देश के पास जितना प्राकृतिक संसाधन मिला हुआ है उतना ही वो यूज इस्तेमाल कर सकता है, उससे अधिक उसके पास नहीं है। तो प्राकृतिक संशोधन पे तो हमारा कोई अधिकार या हक नहीं है, लेकिन जो मानव संसाधन है उस पे हमारा निश्चित तौर पे अधिकार है किसी भी देश, और वो एक देश पर निर्भर करता है कि किस प्रकार वो अपने मानव संसाधन का सही तरीके से या बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जब मैंने कहा मानव संसाधन, तो मानव संसाधन में सारे व्यक्ति आते हैं, चाहे वो विशेष रूप से जो सक्षम बच्चे हैं वो या जो सक्षम व्यक्ति हैं वो, तो दोनों रूप से, चाहे वो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हो या फिर जो दूसरे बच्चे हैं, वो सारे ही समाज का या सारे ही देश का संसाधन है। यकीन मानिए अगर हम इन 100% में से जो हमारे 20%, मैं एक एग्जाम्पल, एक आंकड़ा जैसे मैंने लिया था तो मैंने उसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि लगभग अगर हमें जो बचा हुआ 100 में से 20% का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 80 अंक ही या 80% ही मानव संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो बचा हुआ हमारा 20% है, अगर हम इसे यूज नहीं करेंगे, इसे यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो हम 100 में से 100 अंक जो है हमारे उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर हम देश के मानव संसाधन का सिर्फ 80% ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बचा हुआ 20% इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या 10% इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देश उस स्पीड से प्रगति नहीं करेगा जिस स्पीड से प्रगति कर सकता है या हमारे देश को प्रगति या किसी भी देश को प्रगति करना चाहिए। अगर हम
सब मिलकर के अगर 100 में से 100% एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे होंगे तो यकीन मानिए निश्चित तौर पर देश और तेजी के साथ प्रगति करेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को भी, इन व्यक्तियों को भी मुख्य धारा में शामिल करें और अपने साथ लेकर के हम सब आगे बढ़े, जिससे देश बेहतर तरक्की करे। हम देश के अंदर जो मानव संसाधन है उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सके। टीचर ने कहा कि सर ये ऐसे जो बच्चे, और अगर मैं आप सबसे भी आंकड़ा इस पे डिस्कस करूं, थोड़ा सा बातें करूं, तो जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, इनके लिए अगर स्कूल की हम बात करें तो लगभग 2% स्कूल है। अगर इन बच्चों की जो संख्या है वो इतनी अधिक है कि सारे बच्चों को स्पेशल स्कूल पे नहीं भेजा जा सकता, पहला। दूसरा, जब इन बच्चों को स्पेशल स्कूल भेजा जाता है, जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनको, तो ये मानिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 10वीं तक ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उस स्पेशल स्कूल में रहे जहां सारे उन्हीं के जैसे बच्चे थे, पूरा वैसा ही माहौल था जिस माहौल में ये जैसे इनकी स्थिति थी वैसे ही साथ वाले बच्चे भी थे। जब ये बच्चा 9वीं 10वीं के बाद उदाहरण के तौर पे 11वीं पे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में शामिल हुआ, तो अब ये महसूस करते हैं बच्चे या जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, ये ऐसा महसूस करते हैं कि ये उन बच्चों के साथ आ गए जो एकदम इनसे भिन्न है, और इस कारण से इन बच्चों के अंदर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर हीन भावना जागने लगती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है। जब, और साथ ही साथ जो दूसरे बच्चे जो इनके क्लासमेट्स हैं, इनके कुलीग हैं, सहपाठी हैं, इन्हें एहसास होता है कि ये बच्चा तो हमसे भिन्न है, वो उसे अपने साथ खेल कूद में शामिल नहीं कर पाते। जब खेल कूद में शामिल नहीं कर पाते, विभिन्न गतिविधियों में शामिल नहीं कर पाते हैं, तो इन बच्चों को लगने लगता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से, कि ये बच्चे हमसे अलग हैं। और जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में पहले से पढ़ रहे बच्चे हैं, उनको एहसास होता है कि ये जो बच्चा अभी नया हमारे स्कूल में आया, ये हमसे भिन्न है। और जिस कारण से ये भिन्नता, ये इंफीरियरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है, ये जीवन पर्यंत इन बच्चों के साथ चलती है। और यकीन मानिए अगर एक बार हीन भावना हमारे मन में आ गई, एक बार बच्चा हीन भावना से ग्रस्त हो गया, तो उसमें कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो, कितनी भी गुण क्यों ना हो, वो बेहतर नहीं कर सकता। और क्यों ना अगर बचपन से ही ऐसा माहौल दिया जाए जहां सारे बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ रहे होंगे, जब उन्हीं बच्चों के साथ बचपन से सारे बच्चे मिलजुल कर काम कर रहे होंगे, तो यकीन मानिए ये हीन भावना का जो भाव है वो नहीं आएगा, पहला। दूसरा, जब दोनों प्रकार के बच्चे एक साथ मिलकर खेल रहे होंगे, साथ में बड़े हो रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, तो दोनों के मन में कभी ये भाव नहीं आएगा कि ये हमसे भिन्न है। मैं इसलिए भी इतने एश्योरेंस के साथ, इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्लास में एक बच्चा ऐसा था जो मेरा क्लासमेट था, और वो सिर्फ पोलियो था, पर क्योंकि हम एक साथ पढ़े, एक साथ बचपन से खेले, तो हमारे साथ क्रिकेट भी खेलता था, हम साथ में ही पढ़ते लिखते थे सब कुछ, तो कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उस पर दया दिखाऊं या उससे, वो हमसे भिन्न। हम लड़ते भी उतना ही थे, क्रिकेट भी उतना ही खेलते थे, पढ़ते भी साथ में उतना ही थे। कभी ये भाव नहीं आया कि दया करनी चाहिए, तरस करनी चाहिए, या मुझसे अलग है, या मुझसे इंफीरियर है, या मुझे इसके साथ नहीं खेलना चाहिए, या मैं इससे अलग हूँ, या मुझसे ये अलग है। तो अगर एक ऐसा माहौल का सृजन किया जा सके जहाँ सारे बच्चे, या तो जिनकी सीखने की क्षमता अलग है, या फिर जो शारीरिक रूप से भिन्न है, अगर एक छत के नीचे एक माहौल में पढ़ सके, तो यकीन मानिए देश कहीं बेहतर तरीके से तरक्की कर सकता है जिस तरीके से अभी कर रहा है। तो इसी सोच के कारण हमारे टीचर ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए, कुछ नवाचार दिए, जिसमें से पहला है सौम्य देखभाल या जेंटल केयर। हम सब जानते हैं, मैंने आपसे चर्चा भी किया कि ऐसे बच्चे
जिनके अंदर ये भाव जागृत हो गया है कि मैं इन बच्चों से अलग हूं या ये बच्चे मुझसे भिन्न हैं, ऐसे विशेष आवश्यकता वाले छात्र धीरे धीरे खुद को अलग महसूस करने लगते हैं। इनके अंदर हीन भावना आ जाती है। ये खुद से दूसरों से अलग होने लग जाते हैं, ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, खुद कटने लगते हैं समाज से, लोगों से कम बोलना, कम बात करना आदि ऐसी आदतें इनके अंदर आ जाती है जो धीरे धीरे इन्हें समाज से एकदम अलग करते हुए चले जाते हैं। हम सब जानते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, कई तरीके से हो सकते हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से ही विशेष आवश्यकता वाले छात्र अपनी कह सकते, दिमागी तौर पे भी अगर कोई बच्चा बहुत स्लो है सीखने में, डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जहाँ पे बच्चे को या किसी व्यक्ति को अक्षर उल्टे दिखता है, सही नहीं अक्षर समझ में आते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मेन स्ट्रीम वाले जो बच्चे उनके साथ शामिल होकर के शिक्षा ग्रहण कर पाना या साथ शामिल हो पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट या चैलेंजिंग हो जाता है। इसके लिए शिक्षक को भी थोड़ा सा आवश्यकता ये होती है कि बच्चों की देखभाल करें, उन्हें समझें, उनकी स्थिति पे जाएं, उनके साथ समानुभूति रखें और उन्हें समझें कि बच्चों को क्या चैलेंजेस आ रहा है। शिक्षक सबसे पहले अच्छे बच्चों को पहचानते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, चाहे शारीरिक या फिर मानसिक रूप से। ये भी शिक्षक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऐसे बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ेपन से ग्रस्त होते हैं, जल्दी रोते हैं, गुस्सा जल्दी करते हैं, या फिर खुद को अलग करके रखते हैं सबसे। धीरे धीरे शिक्षक इन बच्चों को पहचानते हैं, इनके साथ बैठते हैं और सबसे जरूरी है कि कमियों में ध्यान देने के बजाय हम जो इन बच्चों की खूबी है हम उसको देखते हैं। और अक्सर ऐसा पाया गया है कि ऐसे जो बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं वो रचनात्मक रूप से काफी दक्ष होते हैं, उनमें रचनात्मकता अक्सर पाई जाती है। तो शिक्षक इन बच्चों को शामिल करते हैं और इनके अंदर जो कौशल है, जो स्किल है, इनके अंदर जो खूबी है उसको बढ़ावा देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे ड्राइंग में, पेंटिंग में शामिल हो सके और इसमें कुछ बेहतर कर सके। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि इन बच्चों को भी लगने लगता है कि मैं इंफीरियर नहीं हूं या मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं बेहतर कर सकता हूं, मैं इस चीज में, इस क्षेत्र में अपना अपना भविष्य बना सकता हूं। ऐसे बच्चे मैथ्स में कई बार बहुत स्ट्रांग होते हैं। शिक्षक इन बच्चों को जिम्मेदारी भी देते हैं, ये जिम्मेदारी देते हैं कि दूसरे बच्चे इन बच्चों से सीख सकें। अगर किसी को मैथ्स में कोई डाउट है, नहीं बन रहा है, तो आप इस बच्चे से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल राहुल है, राहुल से पूछ सकते हैं। और जो साथी बच्चे हैं, जो मेन स्ट्रीम वाले बच्चे, उनके भी मन में भी भाव आता है कि ठीक है मैं पढ़ने में होशियार होऊंगा लेकिन ये बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा है, तो मुझे इनसे पेंटिंग या ड्राइंग सीखनी चाहिए। या जब वो एक ऐसे जो विशेष आवश्यकता वाला छात्र है उसके साथ बैठ करके जब उससे मैथ सीख रहे होते हैं या पेंटिंग या ड्राइंग सीख रहे होते हैं, तो दोनों में दोस्ती भी होती है, मिलजुल के कार्य करने की भावना का भी विकास होता है और बच्चे बेहतर तौर पर शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। एक समावेशी शिक्षा का सृजन होता है और शिक्षक के जरा से प्रयास से, यकीन मानिए, वो बच्चा जो खुद को अलग समझ बैठा था, वो बच्चा जो खुद को भिन्न मानने लग गया था, वो बच्चा जो समाज से कटने लग गया था, वो बच्चा जो क्लास में सबसे अलग बैठने लग गया था, अब वो बच्चा भी धीरे धीरे इन बच्चों के साथ शामिल होगा और आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपने एक बच्चे की जिंदगी को बेहतर और बेहतर बना दिया। और शिक्षक होने के नाते हम सब यही तो चाहते हैं, सब यही तो महसूस करना चाहते हैं कि ये भाव हमारे अंदर अगर आया, ये जो भाव है, ये जो फीलिंग है, अपने आप में ही अद्भुत है कि मैंने किसी की सहायता की है, मैंने किसी की मदद की। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है विजुअल लर्निंग या फिर देख के सीखना। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि
हम जो देखते हैं वो 75% तक हमारे दिमाग में रहता है एज कंपेयर टू उन बातों के जो हम सुनते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी व्यक्ति को आप बहुत दिन बाद देखते हैं कहीं पे, आप सफर कर रहे थे ट्रेन से, सामने की सीट पे एक व्यक्ति आपको बैठा हुआ मिला, तो आप उससे क्या कहते हैं? आप उससे ये कहते हैं कि भाई साहब आपका चेहरा मुझे कहीं देखा सा, जाना पहचाना सा लग रहा है, हम पहले मिले हैं क्या? आप ये पूछते हैं, या आप ये पूछते हैं कि भाई साहब आपकी आवाज मुझे कहीं जानी पहचानी सी लग रही है, मैंने कहीं आपको आप मुझे अपना चेहरा दिखाएंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, हमें सामने वाले की आवाज ध्यान नहीं रहती है, हमें उसकी बातें ध्यान नहीं रहती, हमें उसका चेहरा ध्यान रहता है। हम चेहरे से पहचानते हैं लोगों को। अगर मैं आपसे कहूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो आज का या कल का या किसी दिन भी, और उसमें कोई जानकारी दी हो डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित, तो आपको, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप बोलूं कि डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित क्या बातें थी उसमें, तो उसमें आपको लिखा हुआ डोनाल्ड ट्रंप ध्यान आएगा या आपको डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा ध्यान आएगा? डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा शायद। मैं कहूँ विवेकानंद, तो आपको विवेकानंद का स्पेलिंग ध्यान नहीं आएगी, आपको विवेकानंद का चेहरा ध्यान आएगा। तो हम सब देख करके ज्यादा सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का चेहरा ही ध्यान आएगा आपको। मैं कहूँ महाराणा प्रताप जी, तो तुरंत जैसे मैं महाराणा प्रताप जी बोलूंगा, आप उनका कैरेक्टर बताइए, तो आपने जो पढ़ा हुआ था वो ध्यान नहीं आएगा, आपको महाराणा प्रताप जी की छवि ध्यान आएगी कि महाराणा प्रताप जी हष्ट पुष्ट शरीर, कवच पहने हुए, हाथ में भाला लिए हुए, बड़ी सी मूछें, ऐसा ही कुछ ध्यान आएगा। मैंने कहा विवेकानंद जी, तो तुरंत आपको भगवा वस्त्र जो पगड़ी बांध के रखते थे वो याद आएगी, उनका गोल सा मासूम सा चेहरा याद आएगा। तो विजुअल लर्निंग के माध्यम से हम देख करके बहुत सीखते हैं, और 75% तक जो डेटा है वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है अगर हम देख करके सीखते हैं, और लंबे समय तक हमें याद रहता है। आपने कोई मूवीज देखी हो तो मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सेशन में दिए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शोले मूवी की हम बात करते हैं, तो मैं अगर आपसे एग्जाम्पल पूछूं कि दो दोस्त थे, क्या नाम था उनका, आपको तुरंत याद आएगा जय वीरू। क्यों? क्योंकि आपने उनको देखा है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो आपने देखी हुई हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। हम देख करके ज्यादा सीखते हैं एज कम्पेयर टू सुन करके, बातें भूल जाते हैं, और जो हम देखते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है। और पहला, दूसरा, मैंने कहा अगर कोई बच्चा है वो डिस्लेक्सिया का शिकार है, डिस्लेक्सिया की स्थिति है उसके अंदर, तो उसे शब्द उल्टे दिखते हैं, आप यकीन मानिए आप कितना भी उसे शब्दों से समझाने की कोशिश करेंगे, आप नहीं समझा पाएंगे, बच्चे को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसे शब्द को ही नहीं समझ में आ रहे हैं। लेकिन यही बच्चे को अगर आप किसी चित्र आदि के माध्यम से, डायग्राम आदि के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, नक्शे आदि के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी आसानी से बच्चा समझ सकता है। हमारे क्लास में बैठे हुए बच्चे भिन्न होते हैं, तो उनके सीखने का तरीका भी तो भिन्न होगा। कोई बच्चा बहुत तेजी से सीख लेता है, कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है। किसी बच्चे को आप बताओगे कहानी के रूप में तो उसे ज्यादा ध्यान रहेगा, किसी बच्चे को आप पिक्चर के रूप में दिखाओगे तो उससे ज्यादा ध्यान रहेगा। और इसी कारण से टीचर ने कहा कि सर हमने सोचा क्यों ना विजुअल मार्क के माध्यम से हम बड़ी आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। विजुअल लर्निंग क्या है, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, एप्पल। ए फॉर एप्पल हमने बच्चे को सिखाया, कैसे सिखा सकते हैं फॉर एप्पल? हमने, एक तरीका तो ये है कि हमने एप्पल लिया, एप्पल की फोटो टीचर बच्चों की मदद से या स्वयं ही कार्ड बना लेते हैं कई सारे, और कार्ड्स में इमेजेस या चित्र बना देते हैं, या फिर पुरानी बुक से कट आउट होते हैं, उनको भी आप पुरानी बुक से कट कर सकते हैं और अल्फाबेट या फोटोज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, तो टीचर ने बच्चों को बताया कि ये ए होता है, ए फॉर एप्पल होता है, और एप्पल देखो ये कौन से कलर का है, ये लाल है। और एक दूसरा कार्ड लिया, उसमें उन्होंने एक स्केच से लाल रंग से उसको रंग दिया, बोले एप्पल कौन से कलर का है, रेड, RED एक कार्ड में लिखा होगा और दूसरे में
लाल रंग से वो रंगा होगा। तो यहाँ पे आपने कई सारी बातें बच्चों को सिखा दी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बता दिया कि ए अल्फाबेट होता है, ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल एक फल है जो कि लाल रंग का होता है, लाल रंग की स्पेलिंग रेड होती है और लाल ऐसा लाल होता है। अब इससे क्या फायदा हुआ कि बच्चा कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर जाएगा, उसे ये पता होगा कि एप्पल लाल रंग का होता है, या लाल रंग कोई पूछेगा तो तुरंत एप्पल की तस्वीर ध्यान आएगी उसको, या लाल रंग ध्यान आएगा उसको। उसको RED रेड स्पेलिंग याद नहीं रहेगी, लेकिन उसको ये रंग जरूर ध्यान रहेगा। और बच्चा अब समझने लग जाएगा कि रंग किस तरीके से लाल रंग होता है, काला रंग कैसा होता है, आपने उसे बताया तो, या सफेद बताया तो कैसा होता है। तो शिक्षक सबसे पहले समझते हैं कि बच्चों को किन किन बातों की आवश्यकता है, कौन कौन से चीजें सिखानी है। ऐसे बच्चों का चुनाव करते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हैं जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चयनित करने के बाद शिक्षक इन सारे बच्चों के लिए विभिन्न विभिन्न गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं। इससे चित्रों के माध्यम से, नक्शों के माध्यम से, डायग्राम आदि के माध्यम से बच्चों को समझाएं। मैं बोलूं भारत कैसा है, तो आपके मन में तुरंत भारत की एक छवि बनती है, नक्शा बनता है, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आता है। आप आंखें बंद कीजिए, आपको तुरंत भारत का नक्शा दिखेगा। तो चित्रों, नक्शों, डायग्राम आदि के माध्यम से बड़ी आसानी से बच्चों को सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक चाहें तो कुछ, जैसे मैंने कहा विजुअल लर्निंग, विजुअल लर्निंग का मतलब ये देख के सीखना। हमें आसपास के वातावरण के बारे में, माहौल के बारे में सिखाना। आप पत्तियों से संबंधित कोई पाठ पढ़ा रहे हैं कि लीफ क्या होती है, पत्तियों के अंग कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार की पत्तियां होती है, विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, तो आप वातावरण में, सराउंडिंग में ले जाकर के आसपास के बच्चों को खुद ही बोल सकते हैं कि पत्तियां छुओ और इन्हें महसूस करो कि ये पत्तियां कैसी हैं। जब बच्चे स्वयं देखेंगे, स्वयं महसूस करेंगे, तो अपने आप को बहुत कुछ सीखेंगे और लंबे समय तक वो जो भी उन्होंने सीखा है देख करके वो उन्हें ध्यान रहेगा। सो ये थे इनोवेटिव आइडियाज। टाइम 12 बजे का था, मेरा टाइम एक्सीड हो चुका है। ये थे इनोवेटिव आइडियाज, जो 4 इनोवेटिव आइडियाज मुझे आज आपसे मानवीय मूल्य के अंतर्गत डिस्कस करने थे, जो मुझे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपसे डिस्कस करने थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे। अब अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे हार्दिक खुशी होगी। या अगर आपके कोई अनुभव है तो आप साझा करना चाहते हैं, तो आप अपने वो अनुभव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताएं। इतनी देर तक हमारे साथ इस लाइव वेबिनार पर जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समानुभूति, सहानुभूति या फिर मानवीय मूल्य क्या है, या नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य क्या है, इनके बारे में आइडिया कुछ मिला होगा। अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो फेसबुक पे ही या यूट्यूब पे ही मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जो मॉरल वैल्यूज पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। उस पर आपको काफी जानकारी से संबंधित मिल जाएगी। हमारे साथ इस वेबिनार में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 बजे आपका सेम सेशन इंग्लिश में होगा, जिसमें आप इंग्लिश में इन्हीं टॉपिक्स पे, ह्यूमन वैल्यूज के टॉपिक पे भी नवाचार सुन सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसी समय पे 11 बजे ठीक किसी दूसरे नवाचार पे, जो अंडमान निकोबार के शिक्षकों द्वारा दिया गया है, उस पर चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।